नमस्कार दोस्तों। भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम किसी छुपी हुई वजह से मर गया। ऐसी खबर हर जगह 18 दिसंबर 2023 को फैल गई थी। उसको उसके घर पर किसी ने मार दिया था। हर बड़ा न्यूज चैनल इस खबर को कवर कर रहा था। अगले दिन दाऊद का राइट हैंड छोटा शकील खुलेआम मीडिया के सामने आकर बोला कि दाऊद जिंदा है और वह अपना बर्थडे 26 तारीख को धूमधाम से मनाएगा। तो अब सच क्या था? क्या यह एक मर्डर अटेम्प्ट था जो उसे बचा लिया, या वह सच में मर चुका है और पाकिस्तानी अधिकारी इस खबर को छुपा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है, दाऊद सिर्फ एक ही एनिमी नहीं है भारत का जिनकी पैंट्स गीली हो गई है। इस साल 2023 के शुरू से पाकिस्तान में एंटी इंडिया टेररिस्ट्स के मिस्टीरियस किलिंग्स का सिलसिला चल रहा है। 1 दिसंबर को एक खालिस्तानी टेररिस्ट जिसका नाम लखबीर सिंह था, अजीब परिस्थितियों में मर गया। क्या आप जानते हैं कि यह आदमी कौन था? वह 1985 में कैनिस का प्लेन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था और भिंडरावाले का भतीजा। फिर ठीक 2 दिन बाद 3 दिसंबर को अदनान अहमद ने 2015 में उधमपुर में भारतीय सेना के बेस पर हमला किया था। उसे कुछ अज्ञात गनमैन ने मार दिया और गोली मार दी गई। और फिर ठीक 2 दिन बाद 5 दिसंबर को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन 6/11 हमले का मास्टरमाइंड सजिद मीर भी मारा गया। और कैसे? जेल में जहर खाकर। क्या आप यकीन कर सकते हैं? तो कुल मिलाकर पिछले 11 महीनों में 21 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट्स की असामान्य परिस्थितियों में हत्या की गई है। लेकिन संयोग की बात यह है कि इन सभी 21 टेररिस्ट्स भारतीय सरकारी एजेंसियों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। इस पैटर्न को देखते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री और मीडिया खुद इन हत्याओं के लिए रॉ को दोषी ठहरा रहे हैं। तो क्या वास्तव में रॉ ही है जो इन हत्याओं को अंजाम दे रही है? अब अपनी राय बनाने से पहले चलिए सुनते हैं पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक आरिफ अज़ाकिया को। यह आदमी खुले तौर पर कह रहा है कि इन हत्याओं के पीछे रॉ नहीं बल्कि पाकिस्तानी आईएसआई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि पाकिस्तानी सरकार ही इन हत्याओं को कर रही है। लेकिन पाकिस्तान खुद वही है जो इन टेररिस्ट्स को बढ़ावा देता है। क्यों यह देश इन आतंकियों को मारेगा? खैर, यह वास्तव में भ्रमित कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकें, आपको पूरी बात स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। लेकिन बेशक मुख्य सवाल जो अभी भी अनुत्तरित है, खासकर दाऊद इब्राहिम के मामले में, क्या उस पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ था, या फिर भी क्या वह वास्तव में मरा नहीं है? ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले, पाकिस्तान क्यों भारत के रॉ को इन हत्याओं के लिए दोषी ठहरा रहा है? क्या भारत ने अतीत में पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ किया है? खैर, उन्होंने किया, और इस तरह से किया जो इससे भी अधिक भयानक था। 43 साल पहले 1980 के दशक में पाकिस्तान भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की समान असामान्य हत्याओं का सामना कर रहा था। वास्तव में वहां की स्थिति इतनी खराब थी कि पाकिस्तान ने भारत के सामने ये कहते हुए हाथ जोड़ दिए कि भाई अब बस करो, अब हमें थोड़ा दया दिखाओ और हमें देखने दो कि आप क्या कर सकते हो, और यह सब बंद कर दो। और स्पष्ट बात है, भारत ने उस समय यह नहीं किया, और अंत में पाकिस्तान को अपने करीबी सहयोगी जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हसन बिन तलाल के साथ हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि कृपया भारत को हमारे देश के आतंकवादियों को इस तरह से साफ करने से रोकें। अब मुझे पता है ये पाकिस्तान की तरह नहीं लगता है ना, लेकिन यह एक तथ्य है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत में आतंकवाद फैलाने का इतिहास रहा है। 1980 के दशक के आरंभ में पाकिस्तान अमेरिका के साथ अफगानिस्तान युद्ध के लिए आया था, और पाकिस्तान उस पैसे का उपयोग भारत के उत्तर पूर्व जम्मू, कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहा था। इस बीच पाकिस्तानी राज्य प्रायोजित आतंकवादियों ने त्रिपुरा में नरसंहार किया, पंजाब में खालिस्तानी अलगाववाद को फैलाया, जिससे भारतीय सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा, और कश्मीर में उग्रवाद भी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन भारत को इस बढ़ते राज्य प्रायोजित आतंकवाद को किसी भी कीमत पर रोकना था, और भारत के पास इसे रोकने के लिए केवल एक एजेंसी थी। पूर्व रॉ अधिकारी बी रमन जी ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए रॉ ने अपने सक्षम अधिकारियों के साथ 2 टीमों का गठन किया, टीम एक्स एंड टीम जे। टीम एक्स का काम पाकिस्तान स्थित सभी आतंकवादियों को निशाना बनाना और मारना था, और टीम जे की जिम्मेदारी विशेष रूप से पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी आतंकवादियों को मारना थी। इन टीमों को पाकिस्तान में तुरंत तैनात किया गया, और फिर क्या हुआ? ठीक है, जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने एक एक करके सभी आतंकवादियों को मारना शुरू कर दिया। रमन जी ने कहा कि इन टीमों ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया था।
जब भी खालिस्तानी आतंकवादी भारतीय शहरों पर हमला करते थे, बदले में टीम जे लाहौर या कराची पर हमला करती और किसी भी आतंकवादी को मार देती। अब इस रणनीति के कारण उन आतंकवादियों पर रॉ की कार्रवाई काफी बढ़ गई और पाकिस्तानी सरकार यह समझ रही थी कि वे हमें किसी भी तरह से रोक नहीं सकते थे। और इसलिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, वे अपने करीबी सहयोगी जॉर्डन के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि कृपया भारत से इन हमलों को रोकने के लिए मध्यस्थता करें। फिर जॉर्डन के प्रिंस ने दोनों पक्षों को शांति बनाने के लिए बुलाया और पाकिस्तान और भारत से इन हमलों को रोकने के लिए अनुरोध किया। इस शांति समझौते के कुछ वर्षों के बाद भारत ने टीम एक्स और टीम जे के संचालन को रोक दिया और इसलिए पाकिस्तान को लगता है कि इस बार भी भारत ने ऑपरेशन फिर से शुरू किया है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है। अतीत की पुरानी चोटें पाकिस्तान को फिर से परेशान कर रही है और इसलिए अगर हम इसे देखें तो बड़ी हद तक पाकिस्तान समझ में आता है। यहां तक कि हाल के हत्याओं में भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। 5 दिसंबर 2023 को एक आपातकालीन एयरलिफ्ट बुलाया गया, यानी कि एक आर्मी एयर एम्बुलेंस। अब पाकिस्तान में आमतौर पर ऐसी सुविधाएं पाकिस्तानी मंत्री के लिए होती हैं, लेकिन इस बार ये किसी मंत्री के लिए नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए थी, जिसके ऑपरेशंस चीफ सजिद मीर के लिए थी, क्योंकि किसी ने सजिद को जेल में जहर दे दिया और उसकी मौत अब 2008 से भारत के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था, क्योंकि 26/11 के हमलों की सफलता में उसका हाथ था। लेकिन सजिद को अपनी मौत का कुछ अंदाजा था, क्योंकि उसकी मौत से 3 दिन पहले उसके संगठन का टॉप कमांडर अदनान अहमद भी अपने घर के बाहर कुछ अज्ञात गनमैन के द्वारा गोली मारा गया और वह चीट हो गया। अदनान के अपराध भी बहुत गंभीर थे। 25 में उसने बीएसएफ के ऊधमपुर बेस पर हमलों का नेतृत्व किया था। अब यह पैटर्न वास्तव में काफी आम है। कुछ अज्ञात लोग आते हैं और अचानक वे गोलीबारी शुरू कर देते हैं और वे चीट कर देते हैं। उसी गन किलिंग पैटर्न से जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन, जिसका मकसद कश्मीर को भारत से अलग करना और उसे पाकिस्तान से जोड़ना था, उनके टॉप आतंकवादियों जैसे भर्ती प्रमुख मौलाना शेर बहादुर, डिप्टी भर्ती प्रमुख रहीमुल्लाह तारिक और टॉप कमांडर ख्वाजा शाह भी मारे गए। पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की छाया के नीचे चलते थे और ये बड़े नाम जो भारत के लिए मुसीबत थे, अचानक से गायब हो रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये सब भारत की प्लानिंग का हिस्सा था? अगले कुछ हफ्तों में कई और आतंकवादियों को इसी तरह से मार दिया गया और हर बार ये किलिंग्स उतनी ही रहस्यमय थीं। पाकिस्तानी मीडिया में एक तरफ तो ये खबरें थीं कि ये हत्याएं रॉ की साजिश का नतीजा है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग मान रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ही कुछ गड़बड़ चल रही है। पाकिस्तानी विश्लेषक आरिफ अजाकिया का कहना था कि पाकिस्तान की आईएसआई खुद इन हत्याओं में शामिल है। उनकी थ्योरी ये थी कि पाकिस्तान अपने पुराने सहयोगियों को साफ कर रहा है, क्योंकि अब उन्हें इन आतंकवादियों की जरूरत नहीं है या फिर वे आईएसआई के लिए खतरा बन चुके हैं। अजाकिया ने कहा कि जो आतंकवादी भारतीय हितों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, उन्हें आईएसआई खुद ही खत्म कर रही है। अब दाऊद इब्राहिम के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। क्या पाकिस्तान ने उसे खुद ही मार डाला क्योंकि वह उनके लिए भी एक बोझ बन चुका था, या फिर वह किसी दूसरे दुश्मन का शिकार हो गया? दाऊद इब्राहिम, जो कि एक समय भारत के सबसे वांटेड आतंकवादी था, अब पाकिस्तान के लिए भी सिरदर्द बन चुका था। उसकी क्राइम्स और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों ने पाकिस्तान को भी बदनाम किया। उसके व्यापारिक संबंध और अपराध दुनिया में उसकी बढ़ती ताकत शायद पाकिस्तान के लिए भी एक खतरा बन चुकी थी। दाऊद इब्राहिम का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आतंकवाद और अपराध की वजह से कुख्यात था। उसकी गतिविधियों ने उसे पाकिस्तान के लिए भी एक रिस्क बना दिया था। पाकिस्तानी सेना और सरकार अब इस बात को समझने लगी थी कि दाऊद की वजह से उन्हें दुनिया भर में आलोचना झेलनी पड़ रही है। अगर हम देखें तो दाऊद इब्राहिम की मृत्यु का ये कथित मामला सिर्फ एक अफवाह भी हो सकता है, लेकिन अगर ये सच है तो इसके पीछे का सच जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दाऊद इब्राहिम, जो कभी पाकिस्तान का मेहमान था, अब उनके लिए भी एक बोझ बन गया। दाऊद की मौत की खबरें चाहे कितनी भी फैली हों, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, और जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर दाऊद सच में मरा है तो ये खबर दुनिया भर के लिए एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी का अंत होना एक युग के अंत जैसा होगा। लेकिन अगर वह जिंदा है तो ये सिर्फ एक और कहानी होगी जिसमें पाकिस्तान उसे छुपा रहा है और दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। और अगर वह मरा है
तो यह एक नई कहानी का आगाज होगा जिसमें पाकिस्तान की नई नीतियों का खुलासा होगा। दाऊद इब्राहिम की मौत का रहस्य अभी तक बरकरार है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस मामले में सच्चाई क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक आदमी की मौत का नहीं बल्कि दो देशों के बीच की सियासत का भी है। इस कहानी के और भी पहलू हैं जिन्हें समझना बाकी है, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा हमें इस मामले के और भी तथ्य जानने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत अभी बाकी है और हम सबको इंतजार रहेगा उस दिन का जब इस कहानी की सच्चाई सबके सामने आएगी। तब तक के लिए इस कहानी को ध्यान से देखें और समझें कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। इस कहानी के और भी पहलू हैं जिन्हें समझना बाकी है, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा हमें इस मामले के और भी तथ्य जानने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत अभी बाकी है और हम सबको इंतजार रहेगा उस दिन का जब इस कहानी की सच्चाई सबके सामने आएगी। तब तक के लिए इस कहानी को ध्यान से देखें और समझें कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ये कहानी यहाँ खत्म होती है। आपके इस मामले पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि दाऊद इब्राहिम सच में मरा है या ये सिर्फ एक अफवाह है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।